रक्षित रंजन को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को फाउंडर और फंड मैनेजर। रक्षित, गुड मॉर्निंग। 89 पे स्वागत है आपका। रक्षित, मुझे याद आ रही है बात, हमने पहले भी की है कि आप लोगों ने काफ़ी डिटेल रिसर्च इस बात पे की हुई है कि यूएस मार्केट में जब रिसेशन आता है तो उसके कुछ क्वार्टर्स बाद या इवन 1-2 साल के बाद इमर्जिंग मार्केट्स में क्या उसका इम्पैक्ट होता है, पर्टिकुलरली इंडिया पे। क्योंकि हालांकि वॉर वगैरह की बात तो पीछे चली गई, इन्फ्लेशन का भी मामला धीरे धीरे पीछे जा रहा है, कुछ रीडिंग्स आई हैं कमज़ोर होती हुई, लेकिन रिसेशन की बात जो है इस समय चरम पे है। इनफैक्ट गूगल सर्च डेटा बता रहा है कि यूएस रिसेशन जो है वन ऑफ द टॉप सर्चेज हो गया है गूगल का। तो क्या ये फियर भी पीक हो रहा है और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है अगर रिसेशन आ भी जाता है 1-2 क्वार्टर के लिए यूएस में? ओके, सो पहले तो जो आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, 2 तरह का यूएस रिसेशन पॉसिबिलिटी अगर आप तोड़ के देखें 2 हिस्सों में। 2 साल पहले जो 3 साल कोविड के टाइम पे 3 साल पहले, रफली 3 साल पहले फरवरी मार्च 2020 में जो कंसर्न उठा था कि यूएस का रिसेशन और उसका इम्पैक्ट, वो उठा था जब गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड नेगेटिव जारी थी, राइट? तो ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जो हमने तब रिसर्च में काफी लिखा था और हमने आपके चैनल पे बात करी थी कि जब जब यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड नेगेटिव जाता है और यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाता है तो मैसिव कैपिटल इनफ्लो एंड सपोर्ट मिलता है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज को, राइट? दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट। वो दौर थोड़ा सा डिफरेंट था कंपेयर टू जो अभी चल रहा है। अभी अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में जा रहा है जबकि बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, राइट? तो ये थोड़ा कंप्लीट रिवर्सल है कंपेयर टू जो 3 साल पहले जो रिसर्च जिसकी आप बात कर रहे हैं। अभी इस सिनेरियो में ऑब्वियसली पैसा इक्विटीज से मूव होके बॉन्ड्स में जाता है, जो हमने पिछले 1 साल में देखा है। जैसे आप इंडिया में भी अगर बैंकिंग सिस्टम में देखें तो कोई भी फिक्स डिपॉजिट को अट्रैक्टिव नहीं समझता था जब इंटरेस्ट रेट 3-4% थे फिक्स डिपॉजिट के। आज फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट इज फार मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू जो 3-3.5% थे। तो वो वाला लॉजिक अगर आप यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड वर्सेस यूएस इक्विटी एलोकेशन, एसेट एलोकेशन पे लगाएं तो समझ में आता है कि जब इंटरेस्ट रेट चढ़ता है तो क्यों कैपिटल का फ्लो इस तरह से चलता है जिस तरह पिछले 12 महीने में चला। वो एक है। दूसरा रीजन, दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि देयर आर टेम्परेरी टेलविंड्स इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस एटसेट्रा, जो पिछले 12 महीने में स्टॉक मार्केट में एक अलग सा बैलेंस शिफ्ट करी है। एज इन फंडामेंटली स्पीकिंग कंसर्न्स रहेगा मार्केट में, चाहे अमेरिकन मार्केट में चाहे इंडियन मार्केट में, कि फंडामेंटल्स अगर अमेरिकन इकोनॉमी के मॉडरेट हो रहे हैं तो कंपनीज इन अमेरिका के फंडामेंटल्स मॉडरेट होंगे, लेकिन एनर्जी प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस जब ऊपर जा रहे हैं तो उनके प्रोड्यूसर्स को टेम्परेरी टेलविंड आएगा। सो ये 2 डिफरेंट चीजों का मिश्रण एक साथ हो रहा है। हमारा जो मानना है, अगले 12 से 24 महीने में अमेरिका की इकोनॉमी का रिसेशन वहां तक इंडियन कंपनीज के फंडामेंटल्स पे पड़ेगा जहां तक इंडियन कंपनीज के फंडामेंटल्स अमेरिकन डिमांड पे एक्सपोज्ड हैं, राइट? सो जैसे कि आईटी सर्विसेज, जैसे कि फार्मा एक्सपोर्ट्स, राइट? इस तरह के सेक्टर। लेकिन मजे की बात यह आएगी कि कुछ कंपनियां हर ऐसे सेक्टर्स में ऑफसेटिंग फैक्टर्स लेके आएंगी। जैसे आईटी में टीसीएस, अगर आप मान के चलिए, टीसीएस में जो है पोर्टफोलियो का, हमारे क्लाइंट्स का, हमारे रिलेटिव्स का, फॉर डिस्क्लेमर पर्पसेस, टीसीएस का अगर आप मान के चले, अमेरिकन इकोनॉमी का एडवर्स एक्सपोजर जरूर है टीसीएस की डिमांड में, लेकिन वेंडर कंसोलिडेशन बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे जैसे एप्लीकेशंस क्लाउड पे जा रही हैं, आपको बड़े बड़े आईटी सर्विसेज के वेंडर्स चाहिए, छोटे नहीं चाहिए। बड़े आईटी सर्विसेज के वेंडर्स मतलब जो मैन पावर, ट्रेन्ड मैन पावर स्केल पे लाके दे सकें। यहां पे जो टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों की स्ट्रेंथ है
वो HCL टेक, विप्रो, बाकी इंडियन आईटी सर्विसेज की नहीं है, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, बाकी आईटी सर्विसेज कंपनीज की भी नहीं है, राइट? सो ये बहुत मैसिव ऑफसेटिंग फैक्टर है जिसका नेट इम्पैक्ट एक्चुअली TCS को पॉजिटिव होएगा डिस्पाइट अमेरिकन इकोनॉमी का स्लो डाउन, राइट? तो इस तरह के फंडामेंटल्स पे दे विल बी ऑफसेटिंग इफेक्ट्स। और एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पिछले 2 साल में कोविड के क्राइसिस के दौरान कुछ कंपनीज ने बहुत बड़े लेवल की तब्दीलियां करी हैं अपने बिजनेस में। या तो कैपिटल एलोकेशन एक्विजिशंस की तरफ बहुत जोरदार किया है, या टेक इन्वेस्टमेंट बहुत एग्रेसिवली किया है। और ऐसी कंपनियां आज की डेट में डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं कंपेयर टू 3 साल पहले, राइट? एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए टाइटन, पेज इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनियां। टाइटन आज एक सिर्फ तानिष्क की ज्वेलरी, जहां 2-2.5 लाख का एवरेज टिकट साइज, उस तरह की कंपनी नहीं रही। वेडिंग में बहुत अच्छा कर रही है। कैरेटलेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज से 4 साल पहले काफी मुश्किल था समझ पाना कि ज्वेलरी किस तरह से फिजिकल, थोड़ी फिजिकल थोड़ी डिजिटल, दैट टू नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म, कैसे एक्सेप्टेंस ले पाएगी। और कैरेटलेन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है टाइटन के लिए। आईवेयर बदल गया है, वॉचेस बदल गया है अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ्स में, राइट? ये सारे बदलाव क्राइसिस का फायदा उठाते हुए पिछले 3-4 साल में जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं टाइटन ने, उसका नतीजा है। पेज इंडस्ट्रीज का सप्लाई चेन पूरा ऑटोमेटेड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सो टू आंसर योर क्वेश्चन, अमेरिका स्लो डाउन में जा रहा है जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। सर्टेनली कैपिटल फ्लोज से एडवर्स इंपैक्ट है, लेकिन कुछ कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूती दिखा रहे हैं, वहां पे हमें लगता है अगले 2 साल 3 साल आपको बहुत अच्छा निवेश का मौका है। रक्षित, आज 3 साल के बाद दिल्ली में ऑटो एक्सपो भी हो रहा है, काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट आ रहे हैं। मारुति कह रहा है अपना CV हमारा अपना ये जो SUV पोर्टफोलियो जो कमज़ोर था उसे अपग्रेड करेंगे वगैरह वगैरह। ऑटो स्पेस में जिस हिसाब से अनाउंसमेंट्स आए हैं अभी रिसेंटली, आपको सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे नजर आता है? तो ऑटो में इन अ रिलेटिव वे आई थिंक मारुति 4 व्हीलर में, आइशर 2 व्हीलर में अच्छी कंपनियां हमारे हिसाब से बाकियों के। बट इन एन एब्सोल्यूट वे ऑटो में जो प्राइसिंग पावर है या तो OEMs का या ऑटो एंक्स का, 2-3 कंपनियों को छोड़ के, जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में सुप्रजीत इंजीनियरिंग का हमने एक्सपोजर लिया हुआ है हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, पर्सनल मनी हमारा। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, आइशर, इस तरह के स्टॉक्स में हमारे को सबसे ज्यादा अपसाइड दिखता है प्राइसिंग पावर के तहत। मैक्रो ट्रेंड जो आप बोल रहे हैं वो तो पूरी इंडस्ट्री को लगता है, लेकिन उस मैक्रो ट्रेंड का फायदा कंपनी लेवल पे कितना बड़ा कितना छोटा होएगा कंपनी पे, वो प्राइसिंग पावर डिटरमिन करती है। वहां पे बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं हैं ऑटो में जहां पे प्राइसिंग पावर बहुत हाई है। ऑलराइट, रक्षित, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में, मार्सलस के पोर्टफोलियो में कंजम्पशन स्टॉक्स का काफी बड़ा हिस्सा है और आप काफी स्ट्रांगली लार्ज कैप कंजम्पशन हो, मिड कैप कंजम्पशन को, इन स्टॉक्स पर अपना व्यू हमेशा देते आए। अभी इस वक्त किस तरह के सिनेरियो, क्योंकि के शेप रिकवरी की बात बार बार की जा रही थी, लेकिन अभी रूरल कंजम्पशन के भी अपटिक्स के सिग्नल, हर तरह की बात है कि अपटेक के सिग्नल्स हैं भी, लेकिन आप ऑटो की डिमांड देखें, ऑटो के दिसंबर के फिगर्स देखें तो वहां पर वो रिफ्लेक्शन नहीं आया। लेकिन आप अदानी विल्मर की बात सुने तो वहां कंजम्पशन पैटर्न बदल रहे हैं। अभी आप कैसे व्यू बना रहे हैं रूरल रिकवरी को लेकर? देखिए, कंजम्पशन में अंडरलाइन लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स बहुत स्ट्रांग हैं कंट्री के लिए, चाहे वो बिग टिकट कंजम्पशन हो, चाहे वो स्मॉल टिकट कंजम्पशन हो। कुछ FMCG कैटेगरी जरूर हैं जो पेनिट्रेटेड हैं, वहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, रिटेल, लार्ज टिकट कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के। कंजम्पशन में 2-3-4 तरह के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए जा सकते हैं। एक हो सकता है ब्रांड, एक हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन। ये ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन
जिस लेवल के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्राइवर्स थे आज से 15-20 साल पहले, आज उतने नहीं है, क्योंकि ब्रॉडर इकोनॉमी में इस तरह की तब्दीलियां आई हैं विद मोबाइल पेनिट्रेशन, with digital marketing, right, with various other things, जहां पे ब्रांड के आसपास मजबूती बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन के आसपास मजबूती बनाना उतना सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहा है। सप्लाई चेन के आसपास मजबूती एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसीज के आसपास मजबूती बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनोवेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, राइट। इस तरह के सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा सस्टेनेबल हैं, और वहां पे हमारा कंजम्पशन का एक्सपोजर है हमारे पोर्टफोलियो में, राइट। चाहे वो कोई पेंट कंपनी हो, एडिसिव कंपनी हो, रिटेल बिजनेस हो इन अपैरल, या देयर कुड बी लेट्स से हेल्थ केयर में, विच इज ऑल्सो रिटेल कंजम्पशन प्ले, राइट, डायग्नोस्टिक्स। यहाँ पे हमारे को ज्यादा स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइवर्स दिख रहे हैं विद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस विच आर सस्टेनेबल। रक्षित, गुड मॉर्निंग। आपसे क्विकली फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे, क्योंकि साइडवेज एक्शन दिखा जरूर है, लेकिन जब बाजार में गिरावट बढ़ती है तो डिफेंस की तरफ लोग बढ़ते हैं, डिफेंस की तरफ मूव करते भी हैं, और 2023 की शुरुआत तो चाहे ग्लोबल मार्केट भी हो या डोमेस्टिक मार्केट भी हो, कुछ वैसी ही वॉलेटाइल रही है। हाँ, सो डायग्नोस्टिक स्पेस में हमारा एक्सपोजर है, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में हमारा काफी एक्सपोजर है पोर्टफोलियोज का, हमारे क्लाइंट्स का, हमारा पर्सनल, हमारे फैमिली मेंबर्स का। डॉक्टर लाल, विजया डायग्नोस्टिक्स, इस तरह के जो डायग्नोस्टिक्स प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स में दो बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ हैं। पहला है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट, या मॉम एंड पॉप डायग्नोस्टिक लैब्स टू पैन इंडिया चेन्स वाला शिफ्ट, राइट। और दूसरा है B2B सेगमेंट में, जहां पे हॉस्पिटल्स सैंपल कलेक्ट करते हैं और किसी थर्ड पार्टी लैब को सैंपल प्रोसेसिंग के लिए आउटसोर्स करते हैं, राइट। ये दो चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाली एरियाज हैं डायग्नोस्टिक स्पेस में। B2B में आज तक किसी ने बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बनाया था, राइट। वहां पे हमने देखा है डॉक्टर लाल जैसी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वैल्यू एड ऐसा वाला प्रोवाइड कर रही हैं हॉस्पिटल्स को जो सिर्फ लो प्राइस ओरिएंटेड नहीं है, और बहुत तरह का वैल्यू एड है जिसके कारण कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना रही हैं। और B2C में जहां पे मॉम एंड पॉप लैब्स टू पैन इंडिया चेन्स का अपॉर्चुनिटी है, वहां पे टेक इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से किया जा रहा है कुछ 1-2 कंपनीज में पिछले 1-2 सालों में, राइट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री का मार्केट शेयर होगा, उतना बड़ा टेक सिस्टम्स प्रोसेसेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बनता है प्रॉफिट बनाने का, फंडामेंटल्स को ग्रो करने का, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने का। तो वहां पे हमारे को काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स दिखता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत अच्छा दिखता है। रही बात फार्मा की, तो फार्मा में देयर इज बेनिफिट ऑफ China Plus One, shift of demand from Chinese manufacturing to Indian manufacturing for some big pharma। उसका फायदा इंडस्ट्री में कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा उठा रहे हैं। There is also a massive opportunity that some players like let's say Divi's Lab हमारे पोर्टफोलियो में है। Divi's Lab में हमारे क्लाइंट्स का एक्सपोजर है, हमारा पर्सनल मनी, हमारी फैमिली का मनी एक्सपोज्ड है। Divi's Lab इवन कस्टम सिंथेसिस, जहां पे आप पेटेंटेड ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बिग फार्मा के लिए, इस तरह के प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ी तब्दीलियां लाए हैं कैपेबिलिटीज में पिछले 2 साल में, और यहाँ पे भी एक बहुत अट्रैक्टिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह की फार्मा कंपनीज में हमारे को अपॉर्चुनिटी दिखता है।
जो स्टैंडर्ड आज से 10 साल पहले फार्मा इंडस्ट्री हुआ करती थी कि मेक इन इंडिया एट चीप रेट्स, जेनेरिक फॉर्मुलेशंस, एक्सपोर्ट टू द यूएस एंड देन यूज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द यूएस टू सेल देयर, वो जो स्टैंडर्ड मॉडल था वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुका है। वो वाला फार्मा का बिजनेस मॉडल अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा क्योंकि चैनल की कंसोलिडेशन हो गई है, प्राइसिंग पावर इंडियन मैन्युफैक्चरर से ले ली गई है, छीन ली गई है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज अ रिजल्ट काफी कम हो गई है। रक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग एक तो स्किन इन द गेम वाला मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं और नॉइज़ के अलग जाके और कुछ भी आवाज़ चल रही हो बाज़ार में उसके अलग जाके अपने रीजंस को लेके काफ़ी कॉन्ट्रा कॉज स्टिक अराउंड करते हैं उनमें। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।